हेलो स्टूडेंट्स, हमारे कक्षा 11 में परमाणु संरचना वाले अध्याय में अपन बोर का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे। अब इसी में अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेने के लिए अपन एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, विसर्जन नलिका बनाई जाती है। यह आपकी एक विसर्जन नलिका जिसमें बहुत कम दाब पर हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। इसके अंदर है हाइड्रोजन गैस न्यून दाब पर, बहुत कम दाब पर हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है। फिर दो इसमें इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, एनोड और कैथोड। जब इसमें हाई वोल्टेज सप्लाई किया जाएगा तो हाई वोल्टेज सप्लाई करने पर इसमें विकिरणों का उत्सर्जन होगा। हाई वोल्टेज को सप्लाई किया जाता है तो हाई वोल्टेज को सप्लाई करने पर विकिरणों का उत्सर्जन होता है। अब ये जो निकलने वाले विकिरण होते हैं, ये यहां पर होता है स्लिट। यह होता है स्लिट। यहां से आपका रेडिएशन आता है, कुछ रेडिएशन टकरा करके रुक जाएगा और कुछ रेडिएशन जो होता है ये स्लिट के अंदर जो होल होता है, इस होल में से होते हुए आगे स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र होता है। इस स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र के अंदर जाकर के पीछे जो फोटोग्राफिक प्लेट लगी होती है वहां पर आपको कुछ लाइनें प्राप्त होती है। यह स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को लेने के लिए हमें क्या करना है, विसर्जन नलिका, और विसर्जन नलिका में निम्न दाब पर, अत्यंत निम्न दाब पर हाइड्रोजन गैस को भरा जाता है और हाई वोल्टेज करंट जब इसमें सप्लाई किया जाता है तो हाई वोल्टेज करंट को सप्लाई करने पर विकिरणों का उत्सर्जन होता है। और ये विकिरण आपके स्लिट में से होकर, ये आपका स्लिट लगा हुआ है, इसे आप कह सकते हैं स्लिट। स्लिट जो होती है धातु की एक प्लेट होती है जिसके बीचों बीच एक छोटा सा होल बनाया जाता है, छेद बनाया जाता है, जिससे विकिरण एक पतली बीम के रूप में स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र में प्रवेश करता है। और स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र में प्रवेश करने के बाद आपको यंत्र के पीछे की ओर रखी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ लाइनें प्राप्त होती हैं और इस तरह से लाइनों की जो प्राप्त श्रेणियां होती हैं, इसे हम नाम देते हैं बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लाइनों की कुछ श्रेणियां प्राप्त होती हैं और लाइनों की इन श्रेणियों को नाम दिया जाता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें बहुत सी श्रेणियां प्राप्त होती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की बहुत सारी श्रेणियां हमें इसमें प्राप्त होती हैं। देखिए, उसको हम चित्र के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। ये आपका n इज इक्वल 1, n इज इक्वल 2, n इज इक्वल 3,
4, 5, 6, 7 और भी आगे बनाए जा सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के अंदर उपस्थित कोश या कक्षाएं होती हैं। जब हाई वोल्टेज करंट को सप्लाई किया जाता है तो ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है और ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो है आपका जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में या मूल अवस्था में लौटता है तो मूल अवस्था में लौटने के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और यह उत्सर्जित ऊर्जा आपको जो है विभिन्न स्पेक्ट्रमी श्रेणियों के रूप में प्राप्त होती है। जब हाइड्रोजन गैस को भरकर आप यहाँ हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करते हैं तो हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करने पर क्या होगा, इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा के प्रभाव से हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होता है और ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और उच्च ऊर्जा स्तर से जब वापस अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं तो मूल अवस्था में लौटने के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और यह उत्सर्जित ऊर्जा आपको स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के रूप में प्राप्त होती है। स्पेक्ट्रम की श्रेणियों में आपको लाइनें बनी हुई मिलती हैं तो उत्सर्जित ऊर्जा अपने को लाइनों के रूप में जो है फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दिखाई देती है और इन लाइनों की श्रेणियों को जो है अपन यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। जैसे जब किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से कोई सा भी उच्च ऊर्जा स्तर हो इलेक्ट्रॉन प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन आपका प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो इस तरह से बनने वाली जो रेखा की श्रेणियां होती हैं इन श्रेणियों को नाम दिया जाता है लाइमन श्रेणी। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जब प्रथम ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा तो बनने वाली स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं होती हैं इसकी श्रेणी को नाम दिया जाता है लाइमन श्रेणी। फिर जब किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में आए तो श्रेणी को नाम दिया जाता है बामर श्रेणी। फिर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो श्रेणी को नाम दिया जाता है पाश्चन श्रेणी। फिर उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन चतुर्थ ऊर्जा स्तर में आए तो श्रेणी को कहा जाता है ब्रैकेट श्रेणी। फिर उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन पांचवी कक्षा में आता है तो इसे हम नाम देते हैं पुंड श्रेणी। और छठे ऊर्जा स्तर में आता है तो इस श्रेणी को नाम दिया जाता है हम्फ्री श्रेणी। तो इस तरह से हमें रेखाओं की बेटा अलग अलग तरह की श्रेणियां प्राप्त होती हैं और ये श्रेणियां जो है अलग अलग प्रकार के संक्रमण से संबंधित है। स्पेक्ट्रम लेने के लिए विसर्जन नलिका में अत्यधिक कम दाब पर लगभग नगण्य दाब पर हाइड्रोजन गैस को भरा गया। जब उच्च वोल्टता को इस नलिका के अंदर प्रवाहित किया जाता है
तो उच्च वोल्टता को प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आते हैं, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से वापस अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं, तो इसमें मूल अवस्था में लौटने के लिए कई प्रकार के तरीके इनके द्वारा अपनाए जा सकते हैं। आप जैसे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 7वीं कक्षा से डायरेक्ट पहली कक्षा में, ऐसा भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन 7वीं कक्षा से 6वीं कक्षा में आए, फिर 6वीं कक्षा से 5वीं कक्षा में आए, 5वीं कक्षा से 4थी कक्षा में आए। यानी इलेक्ट्रॉन के मूल अवस्था में लौटने के लिए कई प्रकार के तरीके होते हैं और हर तरीके के अनुसार ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा उत्सर्जित होती है और वो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर विशेष स्थान पर लाइन को अंकित करती है। तो इस तरह से आपको फोटोग्राफिक प्लेट पर रेखाओं की अनेकों श्रेणियां प्राप्त होती हैं और रेखाओं की इन श्रेणियों को ही हम नाम देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों को हम 6 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहली श्रेणी होती है लाइमन श्रेणी, फिर बामर श्रेणी, पास्टन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी और हम्फ्री श्रेणी। इसके आगे भी और श्रेणी व्यक्त की जा सकती है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आए तो श्रेणी का नाम होगा लाइमन। उच्च ऊर्जा स्तर से, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है या द्वितीय कक्षा में आता है, कक्षा, कोश, ऊर्जा स्तर सब एक ही चीज है। कक्षा कहा जाए, कोश कहा जाए, ऊर्जा स्तर कहा जाए, तीनों का अर्थ समान है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है तो श्रेणी को बामर श्रेणी, तृतीय ऊर्जा स्तर में आए पाश्चन श्रेणी, चतुर्थ ऊर्जा स्तर में आए ब्रैकेट श्रेणी, 5वें ऊर्जा स्तर में आए फुंड श्रेणी और 6वें ऊर्जा स्तर में आने पर उसको नाम देते हैं हम्फ्री श्रेणी। अब इसमें ये श्रेणियां जो है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग भागों से संबंधित होती है। जैसे लाइमन श्रेणी होती है पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित, फिर बामर श्रेणी होती है दृश्य क्षेत्र से संबंधित, और आगे की समस्त श्रेणियां जो होती हैं ये अवरक्त क्षेत्र से संबंधित होती है। तो इस तरह से ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अलग अलग भागों से संबंधित जो है श्रेणियां होंगी। अब इसको अगर हम एक सारणीबद्ध रूप में देखें तो श्रेणी का नाम निम्न ऊर्जा स्तर, फिर उच्च ऊर्जा स्तर और लास्ट में स्पेक्ट्रम क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का क्षेत्र। तो बेटा सबसे पहली श्रेणी आती है लाइमन श्रेणी। देखिए लाइमन श्रेणी में निम्न ऊर्जा स्तर मतलब प्रथम ऊर्जा स्तर, यानी इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, पहली कक्षा में प्रवेश करेगा। कहां से करेगा, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से। उच्च ऊर्जा स्तर मतलब 2, 3, 4, 5 अनंत से भी आ सकता है। और यह श्रेणी जो होती है आपकी पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित होती है।
श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित होती है। फिर बामर श्रेणी। बामर श्रेणी का अर्थ है इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आएगा। कहां से आएगा भाई? 3, 4, 5, 6। ये आपकी दृश्य क्षेत्र से संबंधित होती है। फिर पाश्चल श्रेणी। पाश्चल श्रेणी इलेक्ट्रॉन तृतीय ऊर्जा स्तर में आता है। कहां से आता है? किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, जैसे 4, 5, 6, 7 और ये आपके अवरक्त क्षेत्र से संबंधित है। फिर ब्रैकेट श्रेणी जब इलेक्ट्रॉन चतुर्थ ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे। कहां से प्रवेश करे? 5, 6, 7, 8 अवरक्त क्षेत्र से संबंधित। फिर पुंड श्रेणी इलेक्ट्रॉन पांचवें ऊर्जा स्तर में प्रवेश करे। कहां से? 6, 7, 8, 9 कहीं से भी। यह भी आपकी अवरक्त क्षेत्र से संबंधित होती है। छठवीं श्रेणी है आपकी हम्फ्री श्रेणी। हम्फ्री श्रेणी छठवें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश होगा। कहां से होगा? 7, 8, 9। ये आपका सुदूर अवरक्त, इसको हम कहते हैं सुदूर अवरक्त क्षेत्र से। तो इस तरह से बेटा जो है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कई प्रकार की श्रेणियां जो है प्राप्त होती हैं और इन श्रेणियों को अपन अलग अलग नामों से पहचानते हैं। अब बेटा इसमें संबंधित प्रश्न बनता है कि भाई हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल एक होती है, लेकिन आपको जो है स्पेक्ट्रम के अंदर बहुत सारी रेखाओं की श्रेणियां प्राप्त होती हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है? जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन से संबंधित अपने को एक ही लाइन मिलनी चाहिए, लेकिन अपने को लाइनों की बहुत सारी श्रेणियां अपने को यहाँ पे जो है स्पेक्ट्रम की बहुत सारी स्पेक्ट्रम की श्रेणियां अपने को प्राप्त होती हैं। इस बात को हम कैसे समझा सकते हैं? भाई आपने हाइड्रोजन गैस की बहुत छोटी सी मात्रा भी इसके अंदर ली। हमने बताया ना अत्यधिक न्यून दाब पर हाइड्रोजन गैस ली। तो हाइड्रोजन गैस की अत्यधिक न्यून मात्रा भी होगी तब भी उसके अंदर बड़ी संख्या में हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। जब विद्युत विसर्जन कराया जाता है, हाई वोल्टेज करंट सप्लाई किया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उत्तेजित अवस्था में आते हैं। और जब ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में लौटते हैं तो अलग अलग परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वापस लौटने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अब 7वीं कक्षा में आने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। 7वीं कक्षा से पहली कक्षा में लौटने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो ये डायरेक्ट 7वीं से पहली कक्षा में आ, या 7वीं से 6वीं में आ जा, 6वीं से डायरेक्ट पहली में आ जा, या 7वीं से 5वीं में आओ, 5वीं से डायरेक्ट पहले में आ जाओ, या स्टेप बाय स्टेप 7 से 6 में,
6 से 5 में, 5 से 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में, 2 से 1 में। ये जितने भी प्रकार के संक्रमण हैं, हर एक संक्रमण से अलग अलग ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और अलग अलग ऊर्जा का उत्सर्जन होने के कारण से आपको स्पेक्ट्रम में अलग अलग तरह की रेखाएं बनी हुई दिखाई देती हैं। तो यही कारण होता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो केवल 1 होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 1 होती है, लेकिन हमें स्पेक्ट्रम के अंदर रेखाओं की बहुत सारी श्रेणियां बनी हुई दिखाई देती हैं। कारण, जब हम विद्युत विसर्जन कराते हैं, हाई वोल्टेज करंट सप्लाई करते हैं, तो उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणु जो है ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ऊर्जा अवशोषित करने पर उनके इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में जाएंगे और जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन वापस अपनी मूल अवस्था में लौटता है, तो मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन के लौटने के भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके हो सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि या तो डायरेक्ट आ जा पहली अवस्था में, मूल अवस्था में, या फिर स्टेप बाय स्टेप। तो प्रत्येक संक्रमण से संबंधित उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा में भिन्नता होती है और भिन्न भिन्न ऊर्जा भिन्न भिन्न लाइनों के लिए उत्तरदायी होती है। अगर एक ही परमाणु होता और उसमें इलेक्ट्रॉन वापस आता तो रेखाएं बहुत कम संख्या में बनती, लेकिन परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के वापस आने के तरीके अलग अलग होंगे, तो इसके कारण से हमें बहुत सारी रेखाओं का झुंड जो है वो यहाँ पर बना हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को यहाँ पर समझा सकते हैं।